हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने लेकर के आया हूं एक बायोलॉजी का, वही है साइंस का अनसॉल्व्ड है आपके पास में, जिसमें पार्ट आज रहेगा गा वाला, जिसका नाम है आपके पास में जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। ये सेट 2 का है। सेट फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था, ये सेट 2 आपको मिलेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपके पास में दूसरे के का में। पहले से नंबर पे दूसरे का नहीं, ये सेट 2 आपके पास में है। इसमें 9 का पार्ट आ जाना है आपको। कहाँ पे आना है? 9 के का पार्ट में। ठीक, 9 के का वाले पार्ट में आपको आना है। क्वेश्चन देखो, अपना अपना आंसर खोल करके बैठ जाया करो सामने, हम सीधे बोलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क का मतलब समझते हो? वृक्क का मतलब होता है किडनी। क्या बोलते हैं इसको हम? किडनी। अब ये जान गए होंगे सब लोग कि किडनी सर क्या होती है। वृक्क किडनी। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, ये जो हमारे पास में यूरिया बनती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ये एक हमारे पास में उत्सर्जी अंग है। ये शरीर का मेन अंग जो होता है वृक्क, ये उत्सर्जी अंग है। तो इसमें देख लो कहीं ऑप्शन में लिखा होगा पोषण नहीं, श्वसन नहीं, उत्सर्जन दिया गया है आपके ऑप्शन में। तो आपको क्लिक करना है उत्सर्जन पे। इस पूरे वृक्क किडनी को मैं आज तुम्हें समझाऊंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है आपके पास में। अब खा वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये तो उत्सर्जन की बात करता है, तो उत्सर्जन हो गया। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, स्व मतलब अपना पोषण जो स्वयं करते हैं, जैसे पेड़ पौधे तुम्हारे पास में हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आपको वही टिक करना है स्वपोषी में, इनमें से सभी पे टिक करना है, इनमें से सभी। क्योंकि स्वपोषी भोजन जो हमारे पास में होता है, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, कि स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। जो चीज़ स्वयं को पोषित कर ले उसी को हम कहते हैं स्वपोषण। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर तो सभी, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है पौधों में, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है पौधों में। ठीक है, बाकी वगैरह वगैरह हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो घबराएंगे नहीं इस चीज़ पे, थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे। ठीक, ये हो गया था आपके पास में क्वेश्चन। फिर आगे हम बात कर लेते हैं गा वाले में। कह रहा है कि गा अलैंगिक जनन, पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर गा वाला देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो तुम्हारे पास में 2 लैंगिक जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में होता है, ये ध्यान रखना है। जब भी इसका टॉपिक लॉन्ग वाला आएगा वहाँ पर हम आपको समझा देंगे। कहाँ होगा ये? ईस्ट में होगा। अब घा वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। पराग कोश में होते हैं। ये भी बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि पराग कोश क्या होता है, पराग कण क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको मैटर समझाऊंगा यहाँ पे। तो पराग कोश में अभी याद कर लेना है तुमको कि पराग कण होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपके जो थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं आपके पास में 10 के का वाले क्वेश्चन में, कि 10 का वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में, तो स्वपरागण एक तरफ हेडिंग लगानी है आपको, और एक तरफ आपको लगानी है परपरागण। क्या लगाना है? परपरागण। ये दोनों तुमको ऐसे एक लाइन खींच लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में आपको लिखना है स्वपरागण में क्या कह रहा है कि स्वपरागण तथा परागण में विभेद कीजिए। तो विभेद करना है आपको। तो यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। ये हम बात कर रहे हैं स्वपरागण की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वपरागण की। और ये होता है परपरागण। ठीक है, तो लिखना क्या है? यह एक ही पुष्प, हम लिखे दे रहे हैं, यह एक ही पुष्प, यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के, यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के एक ही
पादप के एक ही पादप के दो पुष्पों में अथवा अगर हम बात करें दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। अन्य पादप के पुष्पों में होता है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है। और फिर इधर परपरागण में आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है। यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा, ठीक है, यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न, ठीक, ध्यान से लिखते रहना, साथ में नोट कर लिया करो। पादपों के पुष्पों में दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य लिखना है यहाँ पे, के मध्य, ठीक है, होता है। क्या लिखेंगे? मध्य होता है। एक तो ये विभेद हो गया कि यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होता है। ये स्वपरागण होता है। परपरागण क्या कहता है कि यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरा विभेद हम कैसे लिखेंगे आकर के। इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। स्वपरागण में इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना स्वाभाविक होता है। ठीक, इसमें जो पुष्प होगा वो द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, होना आवश्यक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है कि पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी भी हो सकते हैं। पुष्प परपरागण में पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी भी हो सकते हैं। क्या है? पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी भी हो सकते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तुमको यह बात याद रखनी है। जो क्वेश्चन आपका कह रहा था उस पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। ये इतनी बात थी, इसको पढ़ लेना है आपको। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख सकते हैं अपने पास में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। कह रहा है कि वन संरक्षक क्यों आवश्यक है। तो वन की बात कर रहा है। यहाँ पे जो खा वाला पार्ट दिया गया है आपको, कहाँ गया? वन, हाँ, 10 का खा वाला पार्ट, 10 का जो खा वाला पार्ट है आपके पास में, वो बोल रहा है कि वन संरक्षक क्यों आवश्यक है। तो वन संरक्षक क्यों आवश्यक है, अब आपको तो पता ही है वन संरक्षक क्यों आवश्यक है। इसके बारे में तो आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं कि वन से हमें बहुत सारी लकड़ियां मिलती हैं। ठीक है, वन संरक्षक क्यों आवश्यक, इससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। बहुत सारी बातें आप लोग वन संरक्षण के बारे में लिख सकते हैं कि क्यों हमारे लिए इतना उपयोगी है। तो यहाँ पर ना ध्यान देते हुए हम आगे क्वेश्चन आपको कराते हैं गा वाला। इसी का जो एक गा वाला पार्ट दिया गया है, देखो उसमें कहा गया है कि स्वपोषी पोषण क्या है। 10 का
गा वाला। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पास में पूछा है। स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। उदाहरण देकर के आपको संक्षेप में समझाना है कि स्वपोषी पोषण क्या है। अभी यहाँ पर एक में आया था कि स्वपोषण में कौन कौन सी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, तब तुमने लगाया था कि इनमें से सभी, यही वाला तो आपने टिक किया था, क्लिक किया था। तो वन संरक्षण सभी लोग लिख लेना कि वन संरक्षक हमारे पास में क्यों जरूरी है, कि वहाँ से हमको लकड़ियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। वन को बचाएंगे तो जितने भी जंगली जानवर हैं, ठीक है, वो भी उसमें अपना निवास कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आप बना करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है कि स्वपोषी पोषण, तो सबसे पहले हेडिंग लगाना आप सभी लोग, स्वपोषी पोषण, ठीक। आप लोग हेडिंग लगाएंगे, हम आपको लिखे दे रहे हैं और पूरा हम आपको लिख करके समझा दे रहे हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता। तो क्या मैं बता रहा था आपसे कि स्वपोषी पोषण, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 10 के ग में दिया गया था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में आप हमको समझाइए। तो स्वपोषी पोषण मैंने लिखा है आपके पास में कि स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पादप CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यह ऐसा पोषण स्वपोषण कहलाता है, ऐसा पोषण आपका स्वपोषण कहलाता है। यहाँ पे एक मैंने अभिक्रिया बनाई है, इस अभिक्रिया को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 6O2 लिखा, चलो यहाँ से देखो, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास में, ये जल है आपके पास में 12H2O। पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जिस चीज़ का निर्माण करते हैं इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। फिर ये जल बाहर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकल जाती है। ये 6O2 लिखा है, जिसको वहाँ ना दिख रहा हो यहाँ से देख लेना कि 6CO2 + 12H2O जब मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। किसी का कुछ कटा तो नहीं, बराबर साफ दिख रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा है ये हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 6O2, ये लिखा हमारे पास में, ठीक है, घबराएंगे नहीं। जो उधर लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बताओ किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये तो तुम्हारे 10 के सारे पार्ट हो गए। अब 10 के सारे पार्ट हो गए, अब 11 पे बढ़ जाओ, थोड़ा इरेज कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फटाक से ले लिया ना, ठीक, गुड। अब आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है। थोड़ा हमको देर भी नहीं लगेगी आप लोगों को, आप लोग लिख भी लेंगे, बाकी तो हम आपको समझा ही देते हैं, ठीक। अब 11 में क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में शायद तुमसे अंतर पूछा गया है कि हाँ, यही क्वेश्चन है आपके पास में 11 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का 11 का कह रहा है कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में है कि श्वासोच्छ्वास एक साइड में आपको श्वासोच्छ्वास करना है और एक साइड में आपको श्वसन लगा देना है। क्या लगा देना है लिख करके? श्वसन। दोनों में तुमको अंतर बताना है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या होता है। तो देखो हम आपको लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या है और श्वसन क्या है। इन दोनों में आपको अंतर बता रहे हैं आपको कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो मैंने क्या बताया था कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में आपको अंतर लिखना था, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में। 4 नंबर में कम से कम आपको 4 अंतर तो लिखने ही हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है और श्वसन क्या होता है। तो एक तरफ हेडिंग लगाना श्वासोच्छ्वास, एक तरफ हेडिंग लगाना आपको श्वसन। श्वासोच्छ्वास मैंने क्या लिखा है पढ़ लो कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है और
CO2 का बहिक्षेपण करता है। श्वासोच्छ्वास में शरीर जो है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ये बात है श्वासोच्छ्वास की। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ कि अगर श्वासोच्छ्वास ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है तो यह क्रिया कहाँ होगी? फेफड़ों में होगी। ठीक है, एक तो अंतर तुमको और पता चल गया। दूसरी बात हम श्वसन की कर लेते हैं। ये भौतिक प्रक्रिया है आपके पास में। ये क्या है तुम्हारे पास में कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब ग्लूकोज का, अभी मैंने स्वपोषी पोषण आपको बताया था, वहाँ पे ग्लूकोज बन रहा था तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही बात मैंने लिखी है कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इधर आ जाओ श्वासोच्छ्वास में। दूसरी बात में क्या लिखा है कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती। जो भी हमारे पास में सेल हैं, कोशिकाएं हैं, यह क्रिया उन कोशिकाओं के बाहर होती है। और श्वसन में क्या होता है? यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, वो सेल के अंदर में होगी। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास में आपको एंजाइम मैंने लिखा है, इस श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन श्वसन में आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है। अभी मैंने क्या कहा कि इसका मुख्य श्वसनांग फेफड़ा होता है और इसका मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे बात समझ में कि कैसे आपको श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर लिखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है? इसी के अथवा में देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। आप चाहें तो इसको लिख देते या इसके अथवा वाला जो है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित कीजिए। तो हम पूरा आपको कंप्लीट करा रहे हैं कि पुष्प में कैसे निषेचन क्रिया होती है। हम थ्योरी नहीं बताएंगे लेकिन आपको समझा देंगे ऐसा कि आज के बाद आप कभी पुष्प में निषेचन क्रिया कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी का जो अथवा वाला है पार्ट आपके पास में, अथवा वाला पुष्प में निषेचन क्रिया, पुष्प में निषेचन, ठीक है, पुष्प में निषेचन। पहली चीज़ तो हम फिगर बनाते हैं, उस फिगर से ही आपको समझना है। ठीक है, हम फिगर आपको बना दे रहे हैं। स्त्री केसर के लंब काट का उसने कहा था फिगर बना करके हमको समझाना है। ठीक है, तो हम फिगर आपको बनाए दे रहे हैं, फिगर आपको समझना है। ये पत्तियां कुछ फूली हुई ऐसे लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये घबराना नहीं, ये पत्तियां लगी रहती हैं। और यहाँ से ऐसे ऐसे हम बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास में होता है स्त्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक है, ये पुष्पासन होता है। बाह्य दल, ठीक है, ये हमारे पास में होते हैं बाह्य दल। इस वाले पार्ट को हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और इस पर जो दाने दाने टाइप के लिखे रहते हैं इनको हम बोलते हैं परागकण। और ये इसके पार्ट को हम बोलते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसको हम परागकोश बोलते हैं। ठीक है, और ये इतना जो पार्ट होता है यहाँ पे इसमें एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिका होती है। और ये जो बचता है बीच वाला पार्ट इसको हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, यहाँ पर 3 अंडे होते हैं इसके पास में, 1 2 3। ठीक है, इसमें इतनी जगह होती है कि 2 ही हमारे पास में अंडे आने चाहिए। अब समझो, इसमें पूरी बात समझ लो। ठीक है, एक साइड में इधर हम कुछ लिख रहे हैं, युग्मज, युग्मनज, और फिर बात आ जाती है भ्रूण की। ये 3 क्रियाएं होती है आपके पास में, पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो, मैंने पूरा आपको पुष्प में निषेचन क्रिया का स्त्री केसर वाला पार्ट फिगर मैंने बना दिया है। अब थोड़ी सी बात को समझ लो कि यहाँ पर कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी तुमसे पूछा गया था कि परागकोश में क्या होते हैं, बहुकल्पीय में पूछा गया था। तो ये आपके पास में परागकोश होता है। इसमें जो ये होते हैं ये पराग
कण होते हैं। देखो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये इतना पार्ट स्त्री का होता है, ये इतना पार्ट स्त्री है, और ये इतना पार्ट कौन सा है, जायांग और पुमंग जो बोलते थे, ठीक है, ये पुमंग होता है, इसको हम पुमंग बोलते हैं। और ये इतना पार्ट जो हमारे पास में पूरा है, इसको हम पूरे पार्ट को जायांग बोलते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन कहा था कि पुमंग से याद रखना है, पा से पुरुष याद रखना है, तो पुमंग हो जाएगा तुम्हारे पास में, बाकी जो बचा जायांग वो स्त्री हो गया। तो पुरुष और स्त्री दोनों एक ही में तुम्हारे पास में। अब समझो कि ये क्रिया होती कैसे, कि जैसे तुम्हारे पास में या तो हवा द्वारा, सबसे ज़्यादा जो होती है वो हवा द्वारा ही निषेचन होता है, ठीक है, क्योंकि जब गेहूं के खेत वगैरह होते हैं तो जब हवा चलती है तभी एक से परागकण उड़ करके दूसरे पे बैठते हैं जा करके, तभी वहाँ पर निषेचन होता है और वहाँ फल हमको मिलता है आकर के। अब पूरी बात समझो, मैंने कहा कि ये तो तुमको समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, ये तो डंडी होती है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में बाह्य दल होते लगे रहते हैं, ये अंडाशय, ये है अंडाशय, ठीक। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम पुंकेसर कहते हैं, और ये पार्ट जो होता है इसको हम पराग कोश कहते हैं। इस पराग कोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम पराग कण बोलते हैं। अब इस पर कोई भंवरा बैठता है तो ये पराग कण उसके रोए निकले रहते हैं ना, भंवरे के रोए निकले रहते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। अब यहाँ से ले करके भंवरा उड़ा और इसके वर्तिकाग्र पर बैठ गया आकर के, जो स्त्री केसर वाली काट जो मैंने तुमको बनाई, इस वर्तिकाग्र पर बैठ गया करके, और इस वर्तिकाग्र में थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का पदार्थ रहता है। अब यहाँ से भंवरा उठा और यहाँ बैठ गया करके, तो यहाँ के पराग कण यहाँ पर आ गए, वो पराग कण यहाँ पर आ जाएंगे। तो पराग कण से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया होती है, ठीक है, पराग कण से परावर्तिकाग्र तक जहाँ तक हम पहुँचते हैं आकर करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी कण आते हैं, अब यहाँ लिबलिबा टाइप का पदार्थ होता है, जब भंवरा इस पर बैठता है तो जो यहाँ से कण चिपके थे वो यहाँ पर चिपक जाते हैं आकर के। यहाँ से इतनी जगह होती है इसमें कि ये दो ही तुम्हारे पास में अंदर आने चाहिए, ठीक है। अब तुमको इतना पता होता है बायो में कि मादा में और नर में क्या होता है। नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु होते हैं, इसमें अंडाणु होते हैं, ठीक है। तो ये परागकण यहाँ पर चिपक जाते हैं आकर के, तो 2 शुक्राणु इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ होते हैं इसके पास में 3 अंडाशय, 1 2 3 अंडाशय। तो एक अंडाशय दूसरे शुक्राणु से मिल करके क्रिया कर लेता है, एक शुक्राणु एक अंडाणु मिल करके आपस में निषेचन। अब ये हो गया निषेचन, क्या हो गया, निषेचन पुष्प में। तो एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिल करके निषेचन करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से बनता है भ्रूण, भ्रूण। बात आती है कि जो एक ये बचा, ये क्या करता है, तो ये 2 अंडाणुओं के साथ मिल करके भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है, भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। और इस भ्रूण कोश का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि जो ये फल बन रहा है, जो भ्रूण तैयार हो रहा है, उसको भोजन देने का काम रहता है। तो ये था पूरा तुम्हारे पास में समझाने का तरीका। अब बात आती है कि युग्मज सर क्या होते हैं। तो देखो अभी तुम्हारे पास में ये नर था, ये मादा थी, तो नर के तुम्हारे पास शुक्राणु, मादा के अंडाणु दोनों अलग अलग हैं, तो अभी युग्मज हैं। कैसे हैं, युग्मज हैं। जब वो युग्मज आपस में क्रिया करते हैं, नर का शुक्राणु मादा का अंडाणु जब आपस में क्रिया करेंगे, निषेचन होगा, तो हम बना लेते हैं युग्मनज। जब मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है, तब युग्मनज बनता है आकर के। उसके बाद में युग्मनज बनने के बाद में धीरे धीरे फल बनना तैयार हो जाता है, भ्रूण तैयार हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं भ्रूण। और इस भ्रूण को खाना कौन देगा, भ्रूण कोश देगा करके। तो ये था आपका पुष्प में निषेचन की क्रिया और स्त्री केसर के भाग का नामांकित काट चित्र जो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही आपको फिगर बना करके जो मैंने बोला है वो आपको वहाँ पर लिख देना है। आ गई बात समझ में। तो अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ लें, आगे क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत बेहतरीन मैंने तुमको समझाया है, ठीक। तुमको दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तुमको समझा दिया है, दिक्कत नहीं होगी तुमको, ये मेरा वादा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खा वाला कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको दोहरा संचरण। काहे पे लिखनी है, दोहरा संचरण।
अब ये मत कहना कि सर इस पर आप टिप्पणी हमको दोबारा लिखवाइए, ठीक है, क्योंकि सेट फर्स्ट में मैंने जब बायोलॉजी का पार्ट आपको कराया था तब वहाँ पर था दोहरा संचरण। वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था कि दोहरा संचरण के बारे में क्या होता है, ठीक है, कि दायां निलय बायां निलय कैसे हम एक बार सांस ले करके फिर अंदर जाता है तो उसको स्वच्छ करता है जा करके, तो वहाँ पर था दोहरा संचरण। और इसी में दूसरा दिया गया है सेकंड वाला परिवार नियोजन, फर्स्ट और सेकंड दिया गया है आपको परिवार नियोजन। अब ये भी मत कहना कि सर ये भी आप हमको समझाइए कि परिवार नियोजन क्या होता है, ठीक है। तो परिवार नियोजन भी मैं इसके पहले वाले सेट में पूरा आपको कंप्लीट करा चुका हूँ कि क्या स्थायी विधियाँ होती हैं, क्या अस्थायी विधियाँ होती हैं, मैंने पूरा बोल करके आपको कराया था। फिर आ जाओ इसी के अथवा में, देखो लिखा हुआ है 4 ही नंबर के क्वेश्चन है। अब देखो इसी के अथवा में लिखा है कि संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए। तो संतुलित भोजन का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? संतुलित भोजन को हम ऐसे बोले दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में हों जिनसे हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। कहने का मतलब है हम संतुलित भोजन ऐसा करें जिससे हमको हर एक विटामिन मिनरल्स जो भी हैं वो सारे हमको भरपूर मात्रा में मिलते रहें। फिर से सुन लो एक बार कि वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिनसे हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को